एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन का दृश्य अपने दिमाग में लाइए। चारों तरफ भागते हुए लोग, रेलगाड़ियों का वो भारी शोर और यहाँ वहाँ गूंजती हुई घोषणाएं। और उसी आपाधापी के बीच जमीन पर एक भिखारी बैठा है। जिसके सामने पेंसिलों से भरा एक पुराना सा कटोरा रखा है ना? हाँ, बिल्कुल वही दृश्य। वहां से एक नौजवान अफसर गुजरता है। वो जल्दबाजी में अपनी जेब में हाथ डालता है, $1 निकालता है और उस भिखारी के कटोरे में डालकर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ही कदम दूर जाकर वो अचानक ठिठक जाता है। और यहीं पर वो घटना घटती है जो सच में इस पूरी कहानी का केंद्र है। वो अफसर अचानक पलटता है, वापस उस भिखारी के पास आता है और उस कटोरे में से कुछ पेंसिलें उठा लेता है। सही कहा, अफसर उस भिखारी की आंखों में सीधा देखता है और एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गहरे प्रभाव वाली बात कहता है। वो कहता है, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। ओ वाओ, ये एक वाक्य बहुत दमदार है कि नहीं? इतना कहकर वो अफसर भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 6 महीने बाद वही अफसर एक बहुत ही शानदार हाई प्रोफाइल पार्टी में मौजूद होता है। तभी एक आदमी जो बेहद महंगा और बेहतरीन सूट पहने हुए हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास आता है और आकर कहता है कि शायद मुझे पहचाना नहीं गया, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं वही रेलवे स्टेशन वाला इंसान हूँ। ये सुनकर वो अफसर तो पूरी तरह सन्न रह जाता है। एक भिखारी भला 6 महीने में एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उस इंसान के जवाब में छिपी हुई मनोवैज्ञानिक सच्चाई। उस सूट पहने हुए आदमी ने बताया कि उस दिन कटोरे में सिर्फ $1 नहीं डाला गया था, बल्कि वो उसे एक वाक्य ने कि तुम भी एक बिजनेसमैन हो, सब कुछ बदल दिया था। बिल्कुल, उस एक वाक्य ने उसका सालों से खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौटा दिया था। उस इंसान ने उसी पल अपना झोला बंद किया और एक नई शुरुआत की। ये कहानी सिर्फ आर्थिक सफलता की नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये आत्मछवि यानी जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं, उसके बुनियादी स्तर पर बदल जाने की कहानी है। अफसर ने उस दिन कोई बिजनेस लोन नहीं दिया था, उसने एक पहचान दी थी, एक ऐसा दर्जा जहां वो भिखारी दया का पात्र नहीं बल्कि बराबरी का हिस्सेदार बन गया था। ये सच में रूंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि कैसे किसी के सोचने का नजरिया बदलते ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन भी यही है। हाँ, और आज हम शिव खेरा जी की बहुचर्चित पुस्तक जीत आपकी के अध्याय 4 के उन पन्नों को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ये पूरा अध्याय स्वाभिमान या सेल्फ स्टीम के गिर्द घूमता है। सही कहा। हमारा उद्देश्य इस बात की तह तक जाना है कि ये स्वाभिमान असल में काम कैसे करता है, इसकी मानसिक प्रणाली क्या है, ये टूटता कैसे है और सबसे जरूरी बात, किसी भी परिस्थिति में इसे दोबारा कैसे खड़ा किया जा सकता है। उस भिखारी वाले उदाहरण से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि बाहरी क्षमता तब तक बेकार है जब तक इंसान की अपनी नजरों में उसकी कोई कीमत ना हो। इस बात को समझने के लिए पुस्तक में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, शीशे के जार में सीताफल का उदाहरण। अच्छा, वो क्या है? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेत में एक बहुत ही छोटी सी सीताफल की बेल को एक शीशे के जार के अंदर डाल देता है। जब फसल पकने का समय आता है तो एक अजीब लेकिन स्वाभाविक घटना होती है। खेत के बाकी सीताफल तो काफी बड़े हो जाते होंगे। बिल्कुल, वो अपने प्राकृतिक आकार में बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो सीताफल उस जार के अंदर था वो सिर्फ उस जार के आकार जितना ही बढ़ पाता है। यानी उस शीशे के जार ने उसकी वृद्धि के लिए एक फिजिकल लिमिट, एक सीमा तय कर दी थी। और जैसे ही सीताफल की बाहरी परत जार से टकराई, उसके अंदर की कोशिकाओं ने बढ़ना बंद कर दिया। ये तो इंसानी मनोविज्ञान पर भी पूरी तरह लागू होता है। हाँ, आप इसे मनोविज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? अगर मैं इसको एक नए नजरिए से देखूं, तो स्वाभिमान एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर किसी फोन का ओएस ही कमजोर या करप्ट है, तो आप उसमें दुनिया के कितने भी बेहतरीन और महंगे ऐप्स डाल दीजिए, यानी एक इंसान के अंदर कितनी भी डिग्रीज या टैलेंट डाल दिया जाए, सही पकड़ा आपने, वो फोन कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं करेगा। वो बार बार हैंग होगा, क्रैश होगा, क्योंकि बुनियादी ढांचा ही उस ऊंचाई को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को सच में बहुत पारदर्शी बना देती है। हमारा स्वाभिमान ही वो अदृश्य जड़ है जो ये तय करता है कि हम जीवन में कितनी जगह घेरेंगे।
हाई और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के बीच का अंतर सिर्फ सफलता या असफलता का नहीं है। तो किस चीज का है? ये दुनिया को देखने के नजरिए का अंतर है। ऊंचे स्वाभिमान वाले लोग हमेशा आइडियाज पर, विचारों पर बात करते हैं। वो आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं लेते, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर होता है। और उनमें एक सहज विनम्रता होती है ना? बिल्कुल, वो अपने चरित्र की परवाह करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो कमजोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं, वो लगातार एक डिफेंसिव स्थिति में रहते हैं। वो अहंकारी लग सकते हैं, पीछ पीछे बुराई करते हैं, क्योंकि किसी और को नीचा दिखाना ही उन्हें खुद को ऊंचा महसूस कराने का एकमात्र तरीका लगता है। जिसे कहते हैं ना झूठी इज्जत की परवाह करना। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस दिखावे वाली बात पर किताब में एक वाकया है जो सुनने में हास्यास्पद है, लेकिन बहुत ही गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। हाँ, वो एक नए अधिकारी वाला किस्सा, राइट? हाँ, एक कमजोर स्वाभिमान वाले युवा अधिकारी को हाल ही में तरक्की मिली। उसे एक नया शानदार कैबिन मिल गया, लेकिन दिमागी तौर पर उसका वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस नई पोजीशन के लिए अपग्रेड नहीं हुआ था। उसे बार बार लगता था कि उसे साबित करना पड़ेगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसने क्या किया? एक दिन उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। अपनी अहमियत साबित करने के लिए वो तुरंत अपना फोन उठा लेता है और आने वाले व्यक्ति को अंदर बुलाता है। वो फोन पर जोर जोर से किसी काल्पनिक व्यक्ति से बात करने का नाटक करता है। ओ, दिखावा करने के लिए? बिल्कुल। कहता है घबराने की कोई बात नहीं, मैं वो पूरी डील संभाल लूंगा। और काफी देर तक इस नाटक को खींचता रहता है। जब वो रिसीवर रखता है तो बहुत ही रुतबे के साथ उस आगंतुक से पूछता है कि हाँ भाई, तुम्हें क्या काम है? और उस इंसान का जवाब सच में कमाल का था। हाँ, वो आदमी बहुत ही मासूमियत से जवाब देता है कि साहब, मैं तो यहाँ आपके इस फोन का कनेक्शन चालू करने आया हूँ। ये सच में मजेदार है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक चुटकुला नहीं है, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम और कमजोर आत्मछवि का एक क्लासिक मामला है। वो अधिकारी अपनी योग्यता पर खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे उस व्यस्तता के नकाब की जरूरत पड़ी। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। अगर एक स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंसान को इतनी शांति और ऊंचाइयों पर ले जाता है और कमजोर स्वाभिमान उसे ऐसे दिखावे और तनाव की तरफ धकेलता है, तो ये करप्ट सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर आता कहां से है? सही सवाल है। क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से तो कमजोर स्वाभिमान लेकर पैदा नहीं होता ना। ये वायरस सिस्टम में घुसता कैसे है? ज्ञान में छिपा है। इसके बीज हमारे शुरुआती सालों में और हमारे आसपास के माहौल द्वारा बोए जाते हैं। इसकी शुरुआत नकारात्मक आत्म सुझाव यानी नेगेटिव ऑटो सजेशन से होती है। नेगेटिव ऑटो सजेशन मतलब खुद को ही बुरी बातें बोलना? हाँ, जैसे जब कोई अनजाने में बार बार खुद से दोहराता है कि मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, या मुझसे कभी गणित नहीं होगा, या मैं बहुत थका हुआ हूँ। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक निष्पक्ष कंप्यूटर की तरह है। ये सही या गलत में भेद नहीं करता। ये बस बार बार दिए गए डेटा को सच्चाई मान लेता है। मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, एक 5 या 6 साल का बच्चा अचानक एक दिन उठकर खुद से ये तो नहीं कहता कि मैं गणित में कमजोर हूं या मैं नालायक हूं। ये नकारात्मक डेटा उसके दिमाग में खुद तो टाइप नहीं होता ना? नहीं, खुद नहीं होता। तो क्या सिर्फ हमारे अपने विचार ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी बाहरी दुनिया की, विशेष रूप से माता पिता या शिक्षकों की भी कोई भूमिका होती है? अगर हम इससे व्यापक नजरिए से देखें तो बाहरी माहौल का असर ही वो असली स्रोत है जहां से ये सब शुरू होता है। मनोविज्ञान में से लेबलिंग कहा जाता है। लेबलिंग यानी थप्पा लगा देना किसी पर? सही का। बचपन में जब किसी बच्चे से कोई गलती होती है, मान लीजिए उसने कोई कीमती चीज तोड़ दी या परीक्षा में कम नंबर लाया, तो अक्सर घर के बड़े या शिक्षक गुस्से में उस पर लेबल लगा देते हैं। हाँ, जैसे गुस्से में कह दिया कि तुम तो भोंडू हो या बेवकूफ हो। बिल्कुल। और कभी कभी मजाक में भी कह देते हैं। बड़ों के लिए वो सिर्फ एक पल की झुंझलाहट होती है जिसे वो भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे का दिमाग अपने अस्तित्व को समझने के लिए पूरी तरह से अपने बड़ों पर निर्भर होता है। यानी जब कोई अथॉरिटी फिगर उसे बेवकूफ कहता है तो बच्चा उसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेता है। एग्जैक्टली। वो एक ऐसा लेबल बन जाता है जो उम्र भर के लिए उसके आत्मसम्मान पर चिपक जाता है। वो बच्चा उसी शीशे के जार में कैद हो जाता है, ये मानकर कि उसकी सीमा यहीं तक है।
ये बात सच में झकझोर देने वाली है कि कैसे एक लापरवाही भरा शब्द किसी की पूरी जिंदगी का दायरा समेट सकता है। और यहीं से परवरिश और सही माहौल की अहमियत सामने आती है। बिल्कुल आती है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम एक सुरक्षित और सही माहौल की बात करते हैं तो आज के आधुनिक समाज में इसका एक अलग ही अर्थ निकाला जाने लगा है। आजकल एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि बच्चों को या काम करने वाली जगहों पर लोगों को पूरी तरह से आज़ाद छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक तरह की कैद है जो स्वाभिमान को कुचल देती है। ये तो आज के दौर की सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। तो क्या पुस्तक इस पूरी छूट वाली विचारधारा का समर्थन नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पुस्तक इस विचार का बहुत ही तार्किक तरीके से खंडन करती है। ये सोचना गलत है कि स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के दुश्मन हैं। असल में बिना अनुशासन की स्वतंत्रता सिर्फ एक अराजकता है, केओस है। इसको समझने के लिए कोई उदाहरण है क्या किताब में? हाँ, शिव खेरा जी ने पतंग की दौड़ का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। एक खुले मैदान में एक पिता और पुत्र पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर शानदार तरीके से उड़ रही है। अच्छा, फिर क्या होता है? अचानक वो लड़का अपने पिता से कहता है कि इस दौर ने हमारी पतंग को बांध कर रखा है। इसने पतंग को और ऊंचा जाने से रोक रखा है। अगर हम इस दौर को तोड़ दें तो पतंग पूरी तरह आजाद होकर बादलों के पार चली जाएगी। ये तो बच्चों वाली सोच है। तो पिता क्या करता है? पिता दौर तोड़ देता है। अब हवा में क्या होता है? क्या पतंग और ऊपर जाती है? नहीं, कुछ ही पलों में वो डगमगाती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर आ गिरती है। यानी जो रुकावट या जो खिंचाव उस पतंग को बांधे हुए लग रहा था, असल में वही उसकी उड़ान का ईंधन था। अगर दौर का तनाव और हवा का विरोध ना हो तो उड़ान पैदा ही नहीं हो सकती। ये तो सीधा सीधा फिजिक्स है। और यही सटीक विज्ञान इंसान के जीवन में अनुशासन का है। वो डोर पतंग को कैद नहीं कर रही थी, वो उसे हवा के भारी दबाव के खिलाफ टिके रहने की ताकत दे रही थी। यानी अनुशासन का मतलब किसी को छड़ी लेकर पीटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो तानाशाही है। सही अनुशासन का अर्थ है प्यार भरी दृढ़ता, यानी लविंग फर्मनेस। ये एक स्ट्रक्चर है। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमार को कड़वी दवा देता है तो वो उसे सजा नहीं दे रहा होता, वो उसकी भलाई के लिए एक दृढ़ता दिखा रहा होता है। सही बात है। और जब एक इंसान के जीवन में ये सही अनुशासन और ऊंचा स्वाभिमान जुड़ जाते हैं तो वो किसी भी दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? जब दर्द को ताकत में बदलने की बात आती है ना, तो मानव इतिहास में विल्मा रुडोल्फ की कहानी से बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। इस कहानी में वो हर चीज मौजूद है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेबलिंग, स्वाभिमान, अनुशासन और असंभव को संभव कर दिखाना। मुझे विल्मा के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आप श्रोताओं के लिए थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। देखिए, विल्मा का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो उसे एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। डबल न्यूमोनिया और काला बुखार की वजह से उसे पोलियो हो गया। बाप रे, ये तो सच में बहुत दर्दनाक है, एक 4 साल की बच्ची के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद डॉक्टरों ने उसके पैरों में भारी लोहे के ब्रेस पहना दिए और एक बहुत ही कड़ा लेबल लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये बच्ची अब पूरी जिंदगी कभी जमीन पर अपने पैरों से चल नहीं पाएगी। यानी विज्ञान के नजरिए से वो फैसला अंतिम था। ये तो वही शीशे के जार वाला हाल हो गया जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। हाँ, और ये वो बिंदु था जहां एक इंसान का पूरा जीवन उस नकारात्मक ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले हो सकता था। लेकिन उस बच्ची की मां ने उस जार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी के दिमाग में उस डॉक्टर के लेबल को छपने नहीं दिया। एक माँ का विश्वास सच में बहुत बड़ी ताकत होता है। सही कहा। उन्होंने विल्मा से कहा कि मेहनत, लगन और ईश्वर में अटूट विश्वास के बल पर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। एक तरफ विज्ञान का कड़वा सच था और दूसरी तरफ एक माँ द्वारा दिया गया असीम स्वाभिमान। और तब उस नन्ही सी बच्ची ने क्या तय किया? उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका यानी रनर बनना चाहती हूँ। और ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये उस अनुशासन की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में विल्मा ने डॉक्टरों की सख्त मनाही के बावजूद अपने पैरों के ब्रेस उतार दिए। ओह वाह, भयंकर दर्द हुआ होगा उस वक्त। बहुत ज्यादा। उस भयानक दर्द के बीच उसने अपना पहला कदम रखा। 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया और पता है क्या हुआ? वो सबसे पीछे रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। वो बार बार हारी, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। और फिर वो दिन आया, 1960 का रोम ओलंपिक।
वो लड़की जिसके बारे में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने लिखित में दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, उसने उस ओलंपिक में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 गोल्ड मेडल जीते। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। दुनिया की सबसे तेज महिला धाविका बनकर उसने इतिहास रच दिया। हाँ, और इसी वजह से ये कहानी हमें इतना कुछ सिखाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या कभी-कभी ये ना जानना भी हमारे लिए वरदान साबित होता है कि क्या काम नहीं किया जा सकता? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर विल्मा ने डॉक्टरों की बात को अंतिम सत्य मान लिया होता, तो वो कभी प्रयास ही नहीं करती। इसे हम प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड की कहानी से भी बहुत अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। हेनरी फोर्ड वाली कहानी, वो V8 इंजन वाली। हाँ, वही। हेनरी फोर्ड ने एक बार अपने इंजीनियरों की टीम को बुलाया और कहा कि उन्हें अपनी कारों के लिए V8 इंजन चाहिए, यानी एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन। उस समय के सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे इंजीनियरों ने एक सुर में कहा कि ऐसा इंजन बनाना तकनीकी रूप से पूरी तरह नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड का स्वाभिमान तो उनकी डिग्रियों से बड़ा था, है ना? बिल्कुल, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, बनाते रहो, मुझे ये चाहिए और मैं इसे पाकर रहूंगा। और आखिरकार कई महीनों की असफलताओं के बाद उन इंजीनियरों को वो V8 इंजन बनाना ही पड़ा। फोर्ड की ये सफलता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को उन तथाकथित विशेषज्ञों की सीमाओं में बांधने से इनकार कर दिया था। हेनरी फोर्ड और विल्मा रुडोल्फ की इन कहानियों को सुनकर मुझे प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण याद आ रहा है, जिसका जिक्र किताब में भी है। भांवरे का उदाहरण, यानी बम्बलबी। ओ हाँ, भंवरे वाला साइंस, वो बहुत दिलचस्प है कि नहीं? अगर हम एरोडायनामिक्स और भौतिक विज्ञान के कड़े नियमों की बात करें, तो वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि भंवरे का शरीर बहुत भारी होता है और उसके शरीर के अनुपात में उसके पंखों का फैलाव बहुत कम होता है। यानी विज्ञान के हिसाब से उसका उड़ना असंभव है। एग्जैक्टली। साइंस कहती है कि एक भंवरा उड़ ही नहीं सकता, उसका उड़ान भरना गणितीय रूप से नामुमकिन है। लेकिन भंवरे को भौतिक विज्ञान की ये नियम थोड़ी ना पता है। उसे किसी ने लेबल नहीं लगाया कि वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो बस अपने पंख फड़फड़ाता है और हवा में उड़ जाता है। इसे ही तो शिव खेरा जी ने समझदारी भरी नासमझी या इंटेलिजेंट इग्नोरेंस कहा है। कई बार अपनी कमियों और सीमाओं से अनजान होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। कैसी लाइन? क्या ये समझदारी भरी नासमझी सिर्फ एक तरह का भ्रम या इल्यूजन नहीं है? मतलब अगर किसी इंसान की आवाज बहुत खराब है और उसे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है और वो इस यथार्थ को पूरी तरह नजरअंदाज करके खुद को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार मान ले, तो वो स्वाभिमान नहीं होगी बल्कि बेवकूफी होगी। फिर किताब किस तरह की नासमझी की वकालत कर रही है? ये एक बेहद शानदार और जरूरी सवाल है। समझदारी भरी नासमझी का मतलब भौतिक या प्राकृतिक यथार्थ यानी फिजिकल रियलिटी को नकारना नहीं है। अगर कोई छत से कूदकर सोचे कि वो गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज कर देगा, तो वो तो सच में डिल्यूजन है। तो फिर सही मतलब क्या है इसका? इसका असली मतलब है उन कृत्रिम सीमाओं, उन आर्टिफिशियल लिमिटेशंस को नकारना जिसे समाज ने बिना परखे सच मान लिया है। विल्मा रुडोल्फ ने इस सच्चाई को नहीं नकारा कि उसे पोलियो है या उसे दर्द होता है। उसने इस निष्कर्ष को नकारा कि पोलियो का मतलब हमेशा के लिए अपाहिज हो जाना है। समझ गया। और जैसे हेनरी फोर्ड ने विज्ञान को नहीं नकारा, उन्होंने इंजीनियरों की उस सीमा को नकारा जो कहती थी कि अब तक नहीं हुआ इसलिए आगे भी नहीं हो सकता। ये नासमझी नहीं बल्कि एक विद्रोही आशावाद है। तो आखिर इन सबका निष्कर्ष क्या है? हमने स्वाभिमान की अहमियत को समझा, लेबलिंग के खतरों को जाना, अनुशासन की असली परिभाषा देखी और असंभव को संभव करने वाली मानसिकता को भी डिकोड किया। लेकिन अगर किसी इंसान को इस विस्तृत विश्लेषण का सार अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना हो, तो उसका अगला व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन प्लान दिया गया है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अपने आसपास के बुरे असर और नकारात्मक लोगों से दूर रहना। क्योंकि इंसान का दिमाग स्पंज की तरह होता है, वो आसपास की ऊर्जा को सोखता है। बिल्कुल, संगति का असर तो होता ही है। और दूसरा, अपनी कमजोरियों और शक्तियों की एक ईमानदार सूची बनाना। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही उन्हें दूर करने का पहला कदम है। जो चीज छिपाई जाती है उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। और तीसरा स्तंभ? तीसरा और शायद सबसे जरूरी,
अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि हमारे अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। जब कोई इंसान अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद कर देता है तो वो असल में अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले रहा होता है। और यही कंट्रोल स्वाभिमान को जन्म देता है। सही कहा। हाँ, और चौथा और आखिरी स्तंभ है दूसरों में अच्छाई देखना और उनकी सच्ची प्रशंसा करना सीखना। ये चौथा बिंदु थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है। खुद का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए दूसरों की तारीफ क्यों की जाए? का दिमाग कमी की मानसिकता यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकलकर अबंडेंस माइंडसेट में आ जाता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया में अच्छाई और सफलता सीमित नहीं है। दूसरों को सम्मान देने से इंसान अवचेतन रूप से खुद को भी सम्मान के योग्य महसूस करने लगता है। बहुत ही गहरी और व्यावहारिक बातें हैं ये। जिम्मेदारी, अनुशासन और चरित्र निर्माण की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं यहाँ एक बहुत ही भावुक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार रखना चाहूंगा। ये अमेरिका के एक और महान राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन द्वारा अपने बेटे के स्कूल में पहले दिन उसके टीचर को लिखा गया एक ऐतिहासिक पत्र है। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था? उस पत्र में लिंकन सिर्फ गणित या विज्ञान पढ़ाने की बात नहीं करते। वो लिखते हैं कि मेरे बच्चे को ये सिखाएं कि जब सभी लोग उसकी बातों को गलत कहें तभी वो अपने विचारों पर दृढ़ विश्वास रखे। उसे भीड़ का हिस्सा ना बनकर भेड़चाल से बचने की ताकत दें। ये तो सच में एक पिता की सबसे खूबसूरत गुहार थी। बिल्कुल। वो चाहते थे कि उनका बच्चा एक ऐसा इंसान बने जो सिर्फ सफल ना हो बल्कि जिसका अपना एक मजबूत अडिग स्वाभिमान हो, जो अपने ही शीशे के जार को तोड़ने की हिम्मत रखता हो। ये पत्र शिक्षा और स्वाभिमान का सबसे शानदार सार प्रस्तुत करता है। ये सिखाता है कि भीड़ का विरोध सहने के लिए जो मानसिक दृढ़ता चाहिए वो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर के सही ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है। सही कहा आपने। और इसी गर्माजोशी और सकारात्मकता के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को विराम दिया जा सकता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि स्वाभिमान किसी और की दी हुई जागीर नहीं है, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चुनाव है। जैसे कि एलेनोर रूज़वेल्ट का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, किसी के पास यह हक नहीं है कि वो आपकी इजाजत के बिना आपको नीचा महसूस करा सके। बहुत खूब। कोई भी शब्द, कोई भी लेबल या कोई भी शीशे का जार तब तक किसी इंसान की हकीकत नहीं बन सकता जब तक वो खुद उसे स्वीकार न कर ले। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या आज इसी पल से इंसान अपने उस पुराने कमजोर ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है? इसी आत्मविश्वास और एक नए नजरिए के साथ जीवन के अगले शानदार कदम की ओर बढ़ा जा सकता है। ख्याल रखिए और सुनते रहिए।